गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वो है टाइप्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। पिछले वीडियो में हमने बतलाया था मीनिंग ऑफ ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग क्या होता है और उसका हम लोग एब्यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग देखने में आता है कि किस तरह का बिहेवियरल साइंस और सिम्टम्स उनमें पाया जाता है। आज हम लोग टाइप्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कुछ फ्रेश कर लेते हैं मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ ड्रग सच एज अल्कोहल, नारकोटिक्स, कोकेन एक्सेट्रा. These drugs are used without medical justification. In other words, it can be said that when the drugs or alcohol are used for the purpose other than for which they are meant to be used or in excessive amounts, this way substance abuse may lead to social, physical, emotional and job oriented problems या job related problems. इसमें ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ ड्रग कोई अगर लेता है, जिसमें जैसे कि अल्कोहल, नारकोटिक्स, कोकेन वगैरह, और बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न के लेता है और बहुत अधिक मात्रा में लेता है और इस पर्पस के लिए लेता है जिस पर्पस के लिए वो बना है उस पर्पस के लिए नहीं बल्कि अलग पर्पस के लिए, और इतना ज़्यादा अमाउंट में लेता है कि उसका जो सोशल लाइफ होता है या फिज़िकली जो उनका स्टेट होता है, फिज़िकल स्टेट, इमोशनल स्टेट, सब प्रभावित होता है और जॉब में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। Excessive use of certain substances such as alcohol or any other prescription drugs can cause chemical changes in the brain that leads to substance addiction. और क्या होता है कि जब हमारे मस्तिष्क में कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं जब व्यक्ति इस तरह का सब्सटेंस यूज़ करता है, ड्रग्स यूज़ करता है अधिक मात्रा में, तो केमिकल चेंजेस होता है ब्रेन में और उसी के द्वारा फिर एडिक्शन यानी कि उस पर निर्भरता आ जाती है। बिहेवियरल साइंस ऑफ ड्रग अब्यूज़ यानी कि क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है, तो रेगुलरली मिसिंग वर्क, स्कूल और सोशल इवेंट्स, इन लोग स्कूल से भागे रहते हैं बच्चे अगर हैं तो, या फिर काम नहीं करना चाहते हैं, काम कर मिस करते हैं, सोसाइटी में कोई भी इवेंट्स होता है, सोशल इवेंट्स, उसमें जाने से कतराते हैं, फेलिंग टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी वो लोग नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, इरिटेबिलिटी एंड मूडीनेस, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और मूडीनेस उन लोग में होता है, मूड चेंजेस, बहुत फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होता है चिड़चिड़ापन के साथ, डिनाइंग द सिविरिटी ऑफ द ड्रग यूज़ प्रॉब्लम, और ये है कि अगर कोई ये समझाए कि ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है अगर आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उनको सीधे वो लोग डिनाई करता है कि दैट इज़ नॉट अ सीवियर प्रॉब्लम। आइसोलेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो लोग अपने आप को आइसोलेट यानी अलग कर देते हैं परिवार से और फ्रेंड से, क्योंकि उन लोगों को वो लोग फेस नहीं करना चाहते। अब आइए हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकोटिन रिलेटेड अब्यूज़। तो इसमें क्या होता है कि निकोटिन एक जहरीला या एल्कॉयड है जो कि तंबाकू का मुख्य तत्व होता है, जैसे कि सिगरेट है, खैनी है जो च्यूइंग टोबैको होता है, सिगार है, स्नफ़ है आदि में पाया जाता है। और आजकल जो है निकोटिन का उपयोग गम के रूप में भी किया जाता है, जैसे निकोटिन गम होता है और पैच होता है, फाहा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके रूप में किया जाता है। तो ये जो गम और जो फाहा पैच होता है उसको स्किन के मार्ग के माध्यम से निकोटिन को हम शरीर के अंदर ले जाते हैं, ताकि जबकि खैनी जो है वो मुख के मार्ग से जाता है। सिगरेट भी लोग धुआं के समान पीते हैं और वो उसका धुआं जो है वो धुआं धूम्रपान के माध्यम से वो शरीर के अंदर ग्रहण करता है। तो निकोटिन एक प्रकार का स्टिमुलेंट है यानी कि उत्तेजक है वो। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग दो बातें देखते हैं इसमें, निकोटिन डिपेंडेंस और निकोटिन विड्रॉल। तो निकोटिन डिपेंडेंस जो होता है वो एक ऐसा तत्व, निकोटिन ऐसा तत्व होता है जिसके सेवन से इसके प्रति व्यक्ति में तीव्र डिपेंडेंसी विकसित हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा जब तक अगर नहीं लेता है, अगर धूम्रपान नहीं करे, खैनी नहीं खाए या जो भी उसका सेवन करता है जिस भी निकोटिन पदार्थ का, तो वो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और वो मतलब चिड़चिड़ापन वैसा आने लगता है। जब तक उसको मिलता नहीं है वो उसका सेवन करना, तब तक वो चिड़चिड़ापन रहता है। विड्रॉल का मतलब है कि जब निकोटिन तथा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति कुछ दिनों तक उसके लिए छोड़ देते हैं, तो उनमें विशेष तरह के जो सिंड्रोम्स या सिम्टम्स पाए जाते हैं उससे कहा जाता है निकोटिन विड्रॉल।
यानी कि वो चीज़, वो द्रव्य उसको मिला नहीं और इसलिए उसके अंदर जो भी परिवर्तन आता है उसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो जैसे कि क्या क्या हो सकता है, डिप्रेस्ड मूड हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एकाग्रता में कमी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, भूख अधिक लगता है, या फिर शारीरिक वजन में भी वृद्धि होती है। तो ये सब सारी बातें जो हैं वो इसमें देखा गया है। तो ये था निकोटीन का। अब हम दूसरा देखते हैं, स्टिमुलेंट रिलेटेड अब्यूज़। स्टिमुलेंट रिलेटेड अब्यूज़ का मतलब नाम से ही जाहिर है कि स्टिमुलेट करना यानी कि उत्तेजना, यानी कि उत्तेजक या स्टिमुलेंट ऐसे तत्व या ड्रग्स को कहा जाता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति का हृदय गति तथा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, तथा जो व्यक्ति होते हैं उनकी चिंतन प्रक्रियाएं, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, क्रियाएं, सतर्कता यानी कि अलर्टनेस में वृद्धि हो जाती है। उत्तेजक की श्रेणी में कई तत्वों को रखा गया, जैसे कि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कोकेन रिलेटेड होते हैं, एम्फेटामीन्स होते हैं, उसके बाद कैफ़ीन होते हैं। तो इतने तरह के जो द्रव्य जो हैं, जो सारे उत्तेजक ही कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग कोकेन रिलेटेड पढ़ेंगे। तो कोकेन रिलेटेड जो ड्रग अब्यूज़ होता है उसमें ये कोको क्या होता है, एक तरह का पौधा होता है जो कि विशेष तौर पर साउथ अमेरिका में ही पाया जाता था। इस ड्रग को पौधे से सबसे पहले निकाल कर, और उस व्यक्ति इसमें कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोकेन को व्यक्ति कई तरीक़ों से उपयोग में लाता है। जैसे इसे व्यक्ति सुई लगाकर भी शरीर के भीतर मतलब उसका सेवन करता है, इंजेक्शन के माध्यम से, या फिर उसको धूम्रपान भी किया जाता है, कभी कभी उसको खाली स्मेल किया जाता है। तो ये सब क्या होता है कि उस सब स्मेल करने से या शरीर में अगर इंजेक्ट करने से इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बहुत सारे मेंटल प्रक्रियाओं को, शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो यह मस्तिष्क के कम से कम 3 भागों को स्पष्ट रूप से प्रभाव डालता है कोकेन। ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिससे व्यक्ति की स्मृति तथा रीजनिंग शक्ति का नियंत्रण होता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस, जिससे व्यक्ति में भूख, शारीरिक टेम्परेचर जो होता है, नींद या इमोशंस जैसे डर हुआ, क्रोध हुआ आदि का नियंत्रण होता है। सेरेबेलम, जिसको हम ये लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति के पेशीय क्रियाओं जैसे चलना तथा शारीरिक संतुलन आदि का नियंत्रण होता है। तो ये सब जो है वो यूफेरिक स्टेट में आते हैं, यानी सुख का अनुभव उनको होता है इस तरह से, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। तो ये था कोकेन रिलेटेड। और अब हम लोग पढ़ेंगे मारिजुआना, एम्फेटामिन्स। एम्फेटामिन्स में क्या हम लोग देखते हैं कि ये एक ऐसा उत्तेजक औषध होता है, यानी स्टिमुलेंट ड्रग होता है, जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। और इससे कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे इसको कहते हैं बेंजाड्रिन और डेक्सेड्रिन और मेथेड्रिन, ये सब सारी हैं। तो गॉर्डन एलिस एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दमा, जो अस्थमा रोग के उपचार के लिए इसको सबसे पहले उन्होंने किया था। और इस ड्रग की लोकप्रियता खासकर उन लोगों में बढ़ गई जो मोटापा कम करना चाहते हैं, या फिर उन खिलाड़ियों में जो कि शरीर में अतिरिक्त एनर्जी की उत्पत्ति चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, या वैसे सैनिक, ट्रक ड्राइवर, मतलब जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहते हैं, उन लोग इस तरह के, या फिर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, रात रात भर जग के जो पढ़ना चाहते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि हम कड़ी मेहनत करें, अधिक देर तक जगें, तो वो लोग एम्फेटामिन्स का यूज़ करते हैं। कोकेन के समान ही एम्फेटामिन्स लेने से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा तथा सतर्कता काफ़ी बढ़ जाता है, तथा व्यक्ति में भूख भी कम लगता है, और वो लोग ज़्यादा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगा सकते हैं। इसमें सतर्कता, मनोदशा में उत्थान और वेकफुलनेस काफ़ी इसमें बढ़ जाता है। उसके बाद कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या है? कैफ़ीन सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला स्टिमुलेंट ड्रग जिसको हम कहते हैं वो होता है। इसमें हम लोग पाते हैं, कहाँ पर इसमें पाया जाता है? कॉफ़ी है, चाय है, चॉकलेट है, कोका कोला है आदि में इसको पाया जाता है। इसको हम मुख से ही सेवन करते हैं इसका, और यदि हमारे शरीर में जाता है तो हमारे काफ़ी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। और इसमें क्या होता है कि लोग, यदि व्यक्ति 250 मिलीग्राम कैफ़ीन से अधिक मात्रा में अगर कॉफ़ी लेता है,
तो इससे उसमें विशेष अवस्था जैसे कि कैफीन इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है, जिसमें कि उन लोगों को किस तरह का फीलिंग होता है, रेस्टलेसनेस का फीलिंग होता है, नर्वसनेस होते हैं वे, नर्वस होते हैं वे लोग, स्टमक डिस्टर्बेंसेस होता है, नींद की कमी होती है, अत्यधिक पेशाब लगना, हृदय गति में वृद्धि तथा धड़कन में भी वृद्धि होती है, साइकोमोटर एजिटेशन होता है। तो ये सब सारी जो सिम्टम्स हैं वो सब पाए जाते हैं, जबकि व्यक्ति कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेने लगता है और कैफ़ीन डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, हम थर्ड पर आते हैं, ओपियॉइड रिलेटेड डिज़ॉर्डर, यानी कि ओपियॉइड्स जो है वो अफीम जिसको हम कहते हैं ओपियम, और इससे डिराइव किया हुआ एक ड्रग होता है जिसमें हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, हाइड्रोमोरफोन है, मेथाडोन है। ये सब सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो सब शारीरिक रोग के किसी सिम्टम्स को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एंटी डायरियल है, अतिसार विरोधी जिसको हम कहते हैं, कि जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है तो उसको ये दवा दिया जाता था। खांसी को कम करने के लिए लोग दिया जाता है, लेकिन यही चीज़ है कि जब कफ सिरप में कोडीन की मात्रा अधिक होती है या फिर ड्रग की मात्रा होती है तो लोग उसके आदी हो जाते हैं। तो इस तरह का इन लोग देखा जाता है कि ओपियाइड से बहुत तरह के इसमें अगर इसके निर्भरता अगर आ जाती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत सारे आधुनिक अध्ययन से ये पता चला है कि जो ओपियॉइड इंटॉक्सिकेशन कुछ व्यक्तियों में तेज़ी से विकसित होती है। इस समूह में क्या होता है, औषध के उपयोग का एक पैटर्न होता है जो शुरुआत में प्रयोग जो लोग मनोरंजन के लिए सिर्फ लेते हैं, लेकिन जैसे कि दोस्त की सलाह से या किसी का देख कर इस तरह के मन में इच्छा जगती है कि हमें भी ये लेना चाहिए क्योंकि इससे सुख का अनुभव होता है। तो यह पैटर्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में अधिक प्रचलित होता है, जो निम्न वर्ग के होते हैं। इसके उपयोग का दूसरा पैटर्न हम लोग कम देखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो डॉक्टर के बतलाए गए दर्दनाक जब भी किसी व्यक्ति दर्द में रहता है तो दर्दनाशक गोलियों के रूप में इसको हम लोग नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। और जब इन दवाइयों की निर्भरता बढ़ जाती है, यानी कि डिपेंडेंस हो जाता है, विकसित हो जाती है उसके अंदर, तब जाके ओपियॉइड इंटॉक्सिकेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि व्यक्ति उस दवा का सेवन नहीं भी तकलीफ रहने, नहीं भी दर्द रहने पर उस तरह का सेवन उन लोग करते हैं। तो ये था ओपियॉइड। और अब नेक्स्ट है हेलुसिजेंस रिलेटेड डिज़ॉर्डर। तो हेलुसिनोजेंस जो होता है वो एक तरह का भ्रम है, भ्रमात्मक संबंधी जो विकृति व्यक्ति में पाई जाती है उसको कहा जाता है। तो हेलुसिनोजेंस, जिसे कि हम लोग साइकेडेलिक्स भी कहते हैं, एक ऐसा औषध है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इस ढंग से प्रभाव डालता है जिससे व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल वातावरण के प्रत्यक्षण में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे कि सामान्यतः व्यक्ति में सेंसरी डिस्प्लेसमेंट होता है, जो व्यक्ति के विशेषकर रंग, जो कलर जो परसेप्शन होता है और ऑडिटरी परसेप्शन को प्रभावित करता है। व्यक्ति का जो सेल्फ परसेप्शन में अंतर आ जाता है और इस नए अनुभव के साथ दृष्टि में यानी इन साइट में, देखने में, श्रवण में यानी सुनने में, तथा स्पर्श यानी टच, विभ्रम, हेलुसिनेशंस भी होने लगता है। तो ये इस तरह की बात है। उसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे डीएमटी होता है, एसटीपी होता है, एलएसडी होता है, एमडीएमए होता है। इसमें एलएसडी जो है वो सबसे सर्वाधिक प्रयोग में लाने वाला औषधि है। तो एलएसडी क्या है, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन औषधि होता है, और इसमें समझ लीजिए 50 mg भी व्यक्ति अगर निकल जाता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और इसके 2 घंटे के भीतर व्यक्ति में एक विशेष अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसको कि कहा जाता है हेलुसिनोजन इंटॉक्सिकेशन। और इसमें क्या होता है कि ऐसे उन्माद को हम लोग कह सकते हैं हेलुसिनोजन इंड्यूस्ड डिज़ॉर्डर, यानी किसी किसी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए इस तरह का भ्रामक परिस्थिति उत्पन्न किया जाता है। एलएसडी के प्रभाव से सिनेस्थेसिया भी उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक ज्ञानेंद्रिया का जो काम है वो ज्ञानेंद्रिया से उसका ज्ञान उसको ना होके दूसरे ज्ञानेंद्रिया से हो रहा है। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, व्यक्ति यह कहते हुए पाए जाते हैं कि तीव्र आवाज़ को वो देख रहा है। आवाज़ को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, परंतु वो कहते हैं।
रंग रंग को सुन रहा है, यानी कि वो रंग को देख नहीं रहा है, वो सुन रहा है। तो इस तरह का यूफोरिक स्टेट जिसको कहते हैं, जो सुख का जो आभास होता है, उससे लेके वे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो ये मूड चेंजेस भी इनमें पाया जाता है इस तरीके का। तो और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो यूफोरिक स्टेट में या फिर डिप्रेसिव स्टेट में इन लोग जब आते हैं, तो उस समय इनका प्रोटेक्शन भी होता है, धीमा हो जाता है, और भूली बिसरी जो याद होती है वो पुनः उनको याद आने लगती है। और अगर फिज़िकल लक्षण में हम देखें तो हम देखते हैं कि उनका पुतली का फैलना, यानी आँख का जो पिपल्स होता है, पसीना आना, धड़कन बढ़ना, अस्पष्ट दृष्टि, कंपन तथा अंगों में कार्यों में समन्वय की कमी देखी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हेलुसिनेजेंस रिलेटेड डिज़ॉर्डर जो होता है वो इस तरह से पाया जाता है। अब है इसमें एमडीएमए भी जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट औषध है, जिसे साधारण भाषा में एक्सटेसी भी कहा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण भ्रमात्मक औषधि है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि हर्षोन्माद, माने हर्ष का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। तो एक ऐसा औषधि है ये जो कि एम्फेटामीन से अधिक संबंधित है, परंतु फिर भी इसे हेलुसिनेजन की ही श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसको परसेप्चुअल अवेयरनेस में परिवर्तन आ जाता है। तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कैनबिस रिलेटेड अब्यूज़। कैनबिस रिलेटेड अब्यूज़ एक डिफरेंट टाइप का है, जिसको कि हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को। कैनबिस संबंधी जो विकृति होती है, या एक ऐसा स्वतंत्र श्रेणी की विकृति है, इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं इसको, जिसमें कैनाबिनॉइड्स से उत्पन्न समस्याओं पर विचार किया गया है। और ये क्या होता है, कैनाबियॉइड्स एक ऐसा तत्व है जिसे कैनबिस प्लांट से उत्पन्न किया जाता है। और इस पौधे को हेम्प पौधा यानी हेम्प प्लांट भी कहा जाता है। हेम्प के विभिन्न प्रकारों से उत्पन्न जो औषधि या जो एक संयुक्त का उसका एक संयुक्त नाम दिया गया है, जिसे कैनबिस कहा जाता है। और इस समूह का सबसे शक्तिमान औषध जो होता है वो होता है हशीश, और सबसे कमज़ोर जो होता है मैरिजुआना कहा जाता है। इन दोनों के बीच वाले शक्ति को, औषध को गांजा कहते हैं। तो ये तीनों हम लोग जो देखा जाता है कि इस तरह का सेवन व्यक्ति करते हैं, और कैनबिस धूम्रपान के माध्यम से व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी ओरली इसको शरीर में प्रवेश किया जाता है। जब इसे निम्न मात्रा में लिया जाता है तो इससे व्यक्ति में आंतरिक खुशी का अनुभव होता है, शिथिलीकरण, यानी रिलैक्स उन लोग महसूस करता है, रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है उनके अंदर। और कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बात करना शुरू करता है। परंतु ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, और ऐसी परिस्थिति उनमें आ जाती है कि कुछ व्यक्ति चिंतित होते हैं, शक्की हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो कि देखने में आता है इस तरह के। और इसमें कभी कभी ये भी देखते हैं हम लोग कि भूख की कमी है, मुंह सूखना है, मितली आना, उल्टी आना, हृदय गति में तीव्रता आदि के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और इस पूरे अवस्था को हम लोग कहते हैं कैनबिस इंटॉक्सिकेशन। तो ये है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें मैरिजुआना जो है, मैरिजुआना का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज़ करने वाला जो अगर कोई ड्रग है इस कैटेगरी में तो होता है मैरिजुआना। तो लेकिन पहले क्या था कि पहले जो मैरिजुआना बाज़ारों में मिलता था उसमें टीएचसी की जो अमाउंट था, जो क्वांटिटी था, वो कम होता था, इसलिए उसका कोई निर्भरता, डिपेंडेंस नहीं होता था, या फिर उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता था, उसको अब्यूज़ नहीं कर सकता था। पर अब क्या है कि मैरिजुआना जो बाज़ार में अभी उपलब्ध है उसमें टीएचसी की मात्रा पहले वाले मैरिजुआना में पाए जाने वाले मात्रा से करीब 10 से 15% अधिक है। तो इसका परिणाम यह होता है कि आज वे लोग जब इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो उसमें निर्भरता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि डिपेंडेंस उत्पन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति में तो सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस, मतलब वो एडिक्ट हो जाते हैं, विकसित हो जाता है। और कुछ में जब वे रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर वही विड्रॉल सिम्टम्स विकसित हो जाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि अच्छी चीज़ों के लिए, अगर बीमारी को दूर करने के लिए कोई ड्रग बनता है, और उस ड्रग को किस तरह से व्यक्ति अब्यूज़ करके, उसको गलत तरीके से प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट है सेडेटिव हिप्नोटिक रिलेटेड अब्यूज़।
इसमें क्या होता है कि सेडेटिव का मतलब होता है जैसे कि सेडेट करना यानी सुलाना, उसको उसके नर्वस सिस्टम को सुला देना। तो इसको शामक निद्राजनक औषधि भी कहा जाता है। उससे व्यक्ति में रिलैक्सेशन और ड्राउजीनेस उत्पन्न हो जाता है, यानी निद्रा आने लगती है, क्योंकि वह मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रिया को क्या कर देता है, वो मंदित कर देता है, स्लो कर देता है। और इसे कम मात्रा में लिया जाता है तो उसको काम, बिल्कुल काम, जैसे कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है तो उसको काम करने के लिए, शांत करने के लिए ये दवा दी जाती है, सेडेटिव दिया जाता है। और यदि इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है जब व्यक्ति में नींद लाने की आवश्यकता होती है, तो इसे हिप्नोटिक्स होता है। और दो औषधि है, जैसे कि इसमें दो तरह के औषधि होते हैं। एक होता है चिंता विरोधी औषधि, जैसे कि जिसको कहते हैं हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग, और दूसरा है बार्बिचुरेट्स। तो ये दो जो होते हैं, इसमें माइनर ट्रैंक्विलाइज़र भी कहा जाता है इसको। एंटी एंजाइटी ड्रग जो होता है उसको कहते हैं हम लोग माइनर ट्रैंक्विलाइज़र, जिसमें कि व्यक्ति ड्राउजीनेस फील करता है, नींद आने लगती है उसको। जैसे बहुत सारे दवा बाज़ार में मिलते हैं, एल्प्राजोलाम मिलते हैं, डायज़ेपाम, वेलियम, लिब्रियम, इस तरह का, हेलिकॉन, ये सब जो दवाएं होती हैं वो सब दवा नींद के लिए दी जाती हैं सामान्य तौर पर। और इससे व्यक्ति क्या होता है कि उससे मनोवैज्ञानिक तौर से और दैहिक तौर से अपने आप को हल्का महसूस करता है। और कई बार इसको मेडिकेशन यूज़ होता है, ऑपरेशन थिएटर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि लोग सेडेट कर जाएं। तो इस तरह से कभी कभी फिर, लेकिन अगर डिपेंडेंस इसका बढ़ गया तो लोग अधिकतर ऐसा होता है कि एल्प्राजोलाम जो है उसमें डिपेंडेंस बढ़ जाता है और लोग बिना उसको खाए नींद नहीं आती है। तो इस तरह कभी कभी एंजाइटी कम करने के लिए दिया जाता है ये ड्रग, लेकिन जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो फिर लोग सोने के लिए ये दवा खाना शुरू कर देते हैं। बार्बिचुरेट्स भी मतलब 100 वर्ष पहले जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका खोज लोगों ने किया था, जिसको कि चिंता को कम करने तथा व्यक्ति में नींद उत्पन्न करने के लिए डॉक्टर्स ने इसको यूज़ किया था। और बार्बिचुरेट्स को क्या होता है कि व्यक्ति जो सामान्यतः कैसे इसको लोग खाते हैं, गोली के रूप में खा सकते हैं, कैप्सूल के रूप में खा सकते हैं निगल कर, और इसकी मात्रा निम्न होती है तो व्यक्ति में हल्का यूफोरिया, जिसको हम कहते हैं सुख का अनुभव होना, सिर में हल्कापन तथा पेशीय समन्वय में थोड़ी कमी होती है। यदि यह उच्च मात्रा में पाया जाता है तो इससे गंभीर उन्माद, जैसे कि सीवियर इंटॉक्सिकेशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे सोचने में कठिनाई होती है, यानी चिंतन करने में, या भाषा भी बिल्कुल, जो स्पीच होता है वो बिल्कुल स्लर्ड होता है, और स्मृति, सूझबूझ सब कम हो जाता है, सांवेगिक अस्थिरता हो जाती है, आक्रामकता बढ़ जाती है। कभी कभी व्यक्ति अपना होशो हवास भी खो देता है तथा अपना जो रेस्पिरेशन होता है वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ही ये अब्यूज़ का नाम लिया गया है। कि जब हम लोग उस ड्रग को, जिस कारण से जो बनाया, हमने पहले भी जो मीनिंग समझा रहे थे ड्रग अब्यूज़ का, तो हमने बतलाया आपको कि जिस काम के लिए वो बना है उस काम को ना करके अगर हम लोग उसका उपयोग गलत तरीके से और गलत ढंग से करते हैं तो वो अब्यूज़ का नाम रूप ले लेता है, और इससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल, सोशल पूरा लाइफ डिस्टर्ब्ड हो जाता है, और वो इससे छुटकारा पाने में भी कभी कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि यदि जब इसको डिटॉक्सिकेशन हम लोग कहते हैं तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, जो कि कोई कोई व्यक्ति नहीं झेल पाता, नहीं सहन कर पाता, और नतीजा ये होता है कि फिर पुनः वो ड्रग्स का आदी हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग इसके ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे, और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।